जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। यू कैन से इन दिस स्टेटमेंट स्टूडेंट्स एक्चुअली व्हाट वी डू इज़ वी कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। जो चीज़ें बेची गई हैं गुड्स सोल्ड, ठीक है, उनकी कॉस्ट निकाली जाती है। दिस इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। एज यू नो, मैचिंग कॉन्सेप्ट से कि जिस साल का जितना एक्सपेंस है उतना ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। और सेकेंडली स्टूडेंट इसके अंदर ये है कि हाउ मैचिंग कॉन्सेप्ट, ये मैं भी आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल यू सी व्हेन एवर वी डू एन एक्सपेंस ऑफ द परचेजेस, फॉर एग्जांपल we have bought 100 units at the rate of 10. Okay, so this is your cost, these are your units. I'm giving this sort of an example, breaking the whole cost of purchases into cost and the units in order to explain the concept of cost of goods sold and how it relates to matching concept. तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करें आपने परचेजेस किए 100 यूनिट्स परचेज़ किए एट द कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, टोटल आपकी परचेजेस थी 1000। अब जब ये हमने परचेजेस को एक्सपेंस के तौर पर लिख लिया और ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ये एक्सपेंस आ गया 1000 का, तो स्टूडेंट्स अभी हमें ये अस्यूम कर रहे हैं अब कि ये 1000 का 1000, फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये 2014 है तो ये 2014 का ही एक्सपेंस है। और मैं अब अपनी तमाम एग्जांपल्स में कंसीडर करता हूँ कि हमारा फाइनेंशियल पीरियड जो है वो 1 ईयर है, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली या 6 मंथली में बात नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आप देखें कि 100 की परचेजेस हैं और लेकिन एक्चुअली में अब फ़र्ज़ करें ईयर एंड भी आ गया, लेकिन आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो पड़ा हुआ है 30 यूनिट्स का। फ़र्ज़ करें आपने जस्ट जाके देखा कि 30 यूनिट्स आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। तो स्टूडेंट द पॉइंट इज़ कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है तो ये परचेजेस आपका टोटल एक्सपेंस नहीं था इस ईयर का, यानी कि जो आपने 1000 लिखा, फ़र्ज़ करें यही आपके पास सामान पड़ा था, 100 यूनिट्स ही थे, तो उसमें से अगर 30 पड़े हैं तो 2014 में जो हमने यूनिट्स यूज़ किए, जो लागत इसको द कोस्ट दैट मस्ट बी चार्ज टू 2014, जो इसको हमें लागत चार्ज करनी चाहिए वो 100 यूनिट्स की नहीं होनी चाहिए। चूँकि 30 यूनिट्स बीच में से पड़े हैं तो एक्चुअली 70 यूनिट्स की वो कॉस्ट है जो कि हमारी इस ईयर को 2014 को चार्ज की जानी चाहिए। एंड 70 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 इज इक्वल टू 700। तो ये 700 इज़ एक्चुअली द कॉस्ट दैट मस्ट बी चार्ज टू 2014। तो ये है एक्चुअली ये स्टेटमेंट है अबाउट द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, यानी कि एक्चुअली में जो चीज़ें सेल की गई उनकी कॉस्ट। और दैट इज़ वाई दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया था मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था कि जितना एक्सपेंस है, सिंपली जितना एक साल का एक्सपेंस है एग्जैक्टली उतना ही लिखा जाए, ठीक है। तो अभी इस एग्जांपल को अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं तो आप ये देखें कि अगर आपने परचेजेस की हैं, लेट मी अरेज दिस वन, अगर आपने परचेजेस की, if your purchases are of purchases 100 units at the rate of 10, okay, and I say कि before these purchases, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया इस ईयर में, यानी कि 2014 चल रहा है, तो 2013 में जो स्टॉक था, यानी कि 2013 के क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो इस ईयर में ओपनिंग, यानी कि एट द एंड ऑफ दिस 2013 हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कि 20 यूनिट्स पड़े हुए थे एट द रेट ऑफ 10 वही, ठीक है। तो 200 का ये स्टॉक भी पड़ा था, 1000 का हमने परचेज़ किया। स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर होता है किसी भी बिज़नेस का तो उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक नहीं अवेलेबल होता, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर है आपके पास। जब आपने बिज़नेस स्टार्ट किया तो ओपनिंग स्टॉक नहीं था, आप परचेजेस से स्टार्ट करते। लेकिन इन ऑल द सब्सीक्वेंट ईयर्स, जो नेक्स्ट ईयर्स होते हैं, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल होता है, क्योंकि हर ईयर में आपके पास एट द ईयर एंड, जो भी आपका क्लोजिंग पीरियड है,
फ़र्ज़ करें 31 दिसंबर, उस टाइम आपके पास परचेजेस में से कुछ ना कुछ स्टॉक बच जाएगा, सारे का सारा सेल नहीं होगा, क्योंकि आप वेट नहीं करते सब सेल हो, तो देन आप परचेजेस करें फर्दर। जैसे जैसे आपकी चीज़ें सेल होती रहती हैं, आप अपना स्टॉक को भी अपडेट करते रहते हैं और सामान मंगवाते रहते हैं, कि ऐसा ना हो कि आपके बिजनेस में स्टॉक किसी पॉइंट पे बिल्कुल ज़ीरो पड़ा हो और आपके पास ऑर्डर्स मीट करने के लिए स्टॉक ना हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक का किसी भी बिज़नेस में होना लाजम मलजूम है। और क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियसली बिजनेसेस एक्चुअली इंटेंशनली मेंटेन करते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आपको इफ़ आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल, तो किसी तंदूर की अगर आप एग्जांपल लें, तो वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि अपने दिन के एंड पे वो सारे का सारा मैदा बेच के बैठा हो, या इतना मैदा हो, या अगर उसका सारा मैदा बिक गया तो वो नेक्स्ट उसी दिन परचेजेस ना करके रखे नेक्स्ट डे के लिए। ऑब्वियसली जब उसको सुबह के वक्त अपनी दुकान स्टार्ट करनी है, तो उसके पास कुछ ना कुछ स्टॉक पड़ा होना चाहिए, उसमें उसके पास गूंदा हुआ आटा भी पड़ा होना चाहिए, और कुछ उसके पास रॉ मटेरियल की टर्म में भी पड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ताकि वो कल की दुकान स्टार्ट कर सके। हेंस वी कैन से दैट क्लोजिंग स्टॉक इज़ मेंटेन्ड इंटेंशनली बाय ऑल द बिजनेसेस। उनके पास होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, ताकि ईयर के एंड पे स्टार्ट में उनके पास पड़ा हो स्टॉक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये है कि क्लोजिंग स्टॉक जो बच जाता है वो आपका परचेजेस आपने फ़र्ज़ करें, और परचेजेस की 100 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10, तो ये आपकी इस ईयर की परचेजेस हैं जो आपने 14 में की। और जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 2013 का, वो इस ईयर में पहले दिन पे ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। 1 जनवरी 2014 को वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, वो 200 का पड़ा है। और अब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक जो 2014 का है, ठीक है, ये हमारे पास फ़र्ज़ करें हम कहते हैं, हमने जैसा पीछे कहा था कि 30 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 10 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल है, इस केस में सीजीएस क्या होगी, जो चीज़ें बिकी उनकी एक्चुअली कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, एक तो ये कि हम इसको थोड़ा सा अपने माइंड से करें, और दूसरा ये है कि आपको सिंपली एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट बता दिया जाता है, आप उसको फॉलो करें तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट यही है स्टूडेंट्स कि हम ओपनिंग स्टॉक को और परचेजेस को हमेशा ऐड करते हैं, और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक लेस कर देते हैं। जो इनका फाइनल रिजल्ट है दैट इज़ योर सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कैसे है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 100 यूनिट्स पड़े थे परचेजेस, 20 यूनिट्स पड़े थे ओपनिंग स्टॉक के, इसमें हमने 100 न्यू बाय किए। अब जो हमने 100 यूनिट्स न्यू बाय किए, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल जो स्टॉक है, जो ओपनिंग स्टॉक जो कि आपके साल के शुरू में आपके पास पड़ा है पिछले साल का क्लोजिंग, और देन आपकी परचेजेस, ये दोनों स्टॉक आपके पास पड़े हैं। ये आपके पास 120 यूनिट्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल जो स्टॉक है दैट इज़ 120, उसमें से आपने ये 30 सेल कर दिए। 30 आपके पास अगर बचे पड़े हैं एंड पे, तो इसका मतलब है 120 टोटल अवेलेबल थे, 30 पड़े हुए हैं अभी हमारे पास एंड पे। इसका मतलब है जो इनका डिफरेंस है 90 का, 120 और 30 के बीच में जो डिफरेंस है 90 का, दैट इज़ योर सीजीएस। ठीक है, तो इसकी हम कॉस्ट लेंगे, क्योंकि हम कॉस्ट की टर्म्स में बात कर रहे हैं। 1000 of these purchases and 200 of these opening stock is equal to 1200, and then subtract this 300 of the closing stock, so you get your answer of 900. this is your CGS। इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेट बताता हूँ आपको। तो मैचिंग की एप्लीकेशन इस तरह से है ये, कि इसमें हमने 900 जो रिकॉर्ड किया, एक्चुअली दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। जो 300 की चीज़ें बच गई हैं वो तो नेक्स्ट ईयर में सेल होंगी, तो वो एक्सपेंस इस ईयर में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो इस स्टेटमेंट इसका हम फॉर्मेट अगर बनाते हैं, तो हम कुछ इस किस्म का सिंपल सा द लाइंस, ठीक है, इस किस्म की आप स्टेटमेंट बना लेते हैं। अभी ये वाले बोर्ड पे हमारा बिल्कुल भी हाथ सीधा नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ठीक,
ओपनिंग स्टॉक में हम ऐड करते हैं परचेजेस, ठीक, हमने परचेजेस ऐड की। अच्छा, इसको आपने नेट परचेजेस करना, फर्ज करें कि आपके पास परचेजेस थी, मैं एग्जांपल अगर देता हूँ कि आपके पास 1000 की परचेजेस थी, लेकिन आपने, ठीक है, यहाँ पे नेट हमने उसमें से लेस रिटर्न्स कर दी, ठीक है। कुछ परचेजेस ऐसी थी जो हमने ख़रीदी तो थी शुरू में, लेकिन बाद में उसमें से रिटर्न होगी, फ़र्ज़ करें 100 की वो परचेजेस थी। सो हमने यहाँ पे जो लिखना है वो हमारे पास नेट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, परचेजेस लेस रिटर्न्स, जिसे नेट परचेजेस कहा जा सकता है। दीज आर योर नेट परचेजेस। So what we did was opening stock, add purchases, net purchases. So जब आप ये ऐड कर देंगे और फर्ज करें हमारा ओपनिंग स्टॉक था 200 का, तो हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक आ गया और अवेलेबल स्टॉक इज 1100, और इसमें से जब हम लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एग्जांपल्स में से कुछ वैल्यूज अब चेंज हो गई हैं तो आंसर भी थोड़ा डिफरेंट है, तो ये आप इस एग्जांपल को लें। सो जो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक लेस हो जाएगा, तो दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और CGS। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास CGS है स्टूडेंट्स, और इसके अंदर दिस इज़ एक्चुअली योर CGS, और इसमें एक दो चीज़ें और भी इनकॉर्पोरेट होती हैं, दैट आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन अभी हम इस बेसिक पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस, ठीक है, दिस इज योर 1 ओपनिंग स्टॉक, 2 नेट परचेजेस वो ऐड हो जाएंगी, एंड थर्ड इज लेस closing stock, 1 2 3 opening stock add net purchases less closing stock, the result is your CGS। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है CGS का। इसके अंदर अब हम देख लेते हैं छोटी सी एग्जांपल कि अगर हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हों तो वो कहाँ पे आएंगे। अभी के लिए मैं इसमें ये जस्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम इनकॉर्पोरेट कहाँ करेंगे स्टेटमेंट में। नेक्स्ट अलग से फिर मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या है। तो पहले जस्ट आप ये सपोज कर लें कि आपको पता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये बेसिक वर्जन आपको अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है। अभी हम इसमें देखते हैं हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कहाँ इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक के अंदर ऐड नेट परचेजेस हमने कर लिया, मैं डायरेक्ट नेट परचेजेस ही लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने अगर फर्ज करें रिटर्न से नहीं है तो वही डायरेक्ट परचेजेस हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास फर्ज करें 900 की थी नेट परचेजेस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो जितने भी होंगे आप उन्हें ऐड कर देंगे, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स है वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ठीक है, डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं। तो फर्ज करें 100 के वो थे, तो इन दोनों को हमने ऐड करके 1000 यहाँ ऐड कर दिया, ये हमारे पास 1200 क्या अवेलेबल स्टॉक, लेस उसमें से करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अगर 300 का था तो 900 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो पॉइंट इज के डायरेक्ट एक्सपेंसेस को परचेजेस के बाद आप ऐड कर देंगे। दिस इज एक्चुअली द कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ वी इनकॉर्पोरेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनटू दिस CGS स्टेटमेंट। अब पॉइंट ये है, कोई पूछेगा सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं और इनको क्यों यहाँ पे ऐड किया गया, तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या है ये। फर्ज करें पॉइंट A है, यहाँ चलें जी, हम कहते हैं चाइना से आजकल बड़ा कारोबार हो रहा है। चाइना में हमने परचेजेस की, कुछ सामान खरीदा, जो भी हमारी गुड्स थी उसकी हमने परचेजेस की, दीज आर आवर गुड्स।
परचेज़ किया। अब परचेज़ करने के बाद यहाँ पे हमने उसको सामान को लोड करवाया बहरी जहाज़ में फ़र्ज़ करें, तो लोडिंग चार्जेस देने पड़े। ठीक हो गया। और यहाँ पे ही हमारी वैसे स्टार्ट में ही हो जाती है, इसी पॉइंट में तो हमारी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हुई, इन ट्रांजिट। ठीक है, सफ़र के दौरान की इंश्योरेंस लाजमी होती है। वहाँ पे इंश्योरेंस हमने करवाई, इंटरनेशनल ट्रेड में लाजमी करवानी पड़ती है। इसके बाद फ़र्ज़ करें आगे लोड हो गया, सामान आपका जा रहा है, तो जो फ्रेट इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड फ़र्ज़ करें आपको लाने पे जो एक्सपेंस आए, या कैरिज इनवर्ड इसको के भी कह सकते हैं, ये भी आपका एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये भी अभी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। फिर इसके बाद आपका सामान बंदरगाह पे आ गया, तो वहाँ पे अनलोडिंग चार्जेस आपके, आपने सामान को अनलोड करवाया, कुछ मज़दूरों को पैसे दिए, आपने कोई डॉक चार्जेस, बाद में आपका सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है कस्टम के ऊपर, यहाँ पे कुछ भी कस्टम के एक्सपेंसेस, ठीक है, कस्टम चार्जेस आ जाए आपके पास। फिर स्टूडेंट्स आपके पास आप इसको लेके आ रहे हैं, अगेन वहाँ पे कैरिज आ गया आपका। ठीक हो गया, तो डॉक पे आपका सामान कुछ देर गोडाउन में पड़ा रहा वहाँ पे। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स आपका सामान आपके अपना जो आपका गोडाउन है उस वहाँ तक आ गया। इसमें भी आपके अगेन अनलोडिंग चार्जेस आए, आपने सामान वहाँ से अनलोड करवाया। रास्ते में फ़र्ज़ करें अगर आपको कोई टोल टैक्सेस पड़े, ठीक है, तो ये तमाम तर एक्सपेंसेस आपके जो गोडाउन से बाहर आने तक आपको पड़े, परचेज से लेके चाइना से जो हमने परचेज की उससे आगे तक गोडाउन के बाहर तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, गोदाम के बाहर तक, ये एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ये डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेंस किए गए हैं। और प्रोडक्ट को लाने में, जैसे आप कहते हैं कि जी मोबाइल लिया कहीं से 25,000 का, फॉर एग्जांपल 30,000 का आपने कोई मोबाइल लिया और उसको लाने पे आपका कोई फ़र्ज़ करें 1,000-2,000 रुपये लग गए जहाँ से आप लेके, या कोई भी आपने चीज़ बाई की फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो आप कहेंगे 25 का वो ये चीज़ ली और 2,000 इसको लाने पे पड़ गया, 27 में पड़ गया जैसे आप कहते हैं। ठीक है, तो वो आपको कितने में उसकी कॉस्ट पड़ी, वो तो वो फ्रेट वगैरह के एक्सपेंस भी पड़े। ठीक है, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है जो गोडाउन से बाहर तक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं, जब गोडाउन में आपने जो गोडाउन रेंट दिया, ठीक है, गोडाउन रेंट आपने पे किया, जो वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा, यानी कि एक्चुअली जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं दीज आर रिलेटेड टू परचेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू सेल्स। इसका ताल्लुक सेल्स करने से है। तो बाद में आपने सेल्समैन को कमीशन दी, सेलिंग एक्सपेंसेस पे किए, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पे किए, स्टाफ की सैलरीज दी, ठीक है, स्टाफ को आपने सैलरीज पे की हैं, आपने फ़र्ज़ करें बिल्डिंग का रेंट दिया है, ठीक है, और आपने कोई इंश्योरेंस, बिल्डिंग की इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो ये तमाम तर एक्सपेंसेस जो कि अब इनका ताल्लुक इस गुड्स को लाने से नहीं था, ये मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इसमें 4 तरह के एक्सपेंस आते हैं हमारे पास, इन्हें हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम सेलिंग, एडमन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये 4 एक्सपेंसेस हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये भी याद रखें। ठीक है, सो ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग, एडमन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि सेलिंग में सेल्स की कमीशन आ जाएगी, जितने भी डिस्काउंट्स वगैरह यहाँ पे जितने एक्सपेंस है वो यहाँ पे आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद कि आप इसको चलाने में जो बिल्डिंग का रेंट है, आप स्टाफ की सैलरीज वगैरह दे रही हैं, स्टेशनरी के एक्सपेंस हो रहे हैं, ऑफिस वर्क के लिए जितना आप रेंट पे करते हैं, यूटिलिटीज़ के एक्सपेंसेस पे करते हैं, बिजली पानी गैस के एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, और मार्केटिंग के आपको एक्सपेंस इतने आ रहे हैं, प्रमोशन में, एडवर्टीज़मेंट में, और डिस्ट्रीब्यूट करने में जो आपके फिर अब जो कैरिज आउटवर्ड होगा वो किराया जो कि सामान को किसी जगह किसी मंडी में लेके जाने के लिए पे किया जाएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आएगा और ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ताल्लुक आपके सेल से रिलेटेड है, और ये सामान गोडाउन में आ जाने के बाद वाला जो फेज़ है यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल्स करना, उसको मैनेज करना। अच्छा, अभी मैंने आपको मिसाल दी कि आपके जो बिजली गैस के पानी के एक्सपेंसेस हैं वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, एडमन के अंदर आएंगे।
फ़र्ज़ करें ये ट्रेडिंग बिज़नेस की बात हो रही, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस होता है जो चीज़ बना के बेचता है, फ़र्ज़ करें एक बेकरी की एग्जांपल अगेन लेते हैं, तो एक बेकरी अगर वहाँ पे पानी यूज़ कर रही है उसको मैदे को बनाने के लिए, ठीक है, और गैस भी वहाँ पे इसी के प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, या बड़े बॉयलर की आप एग्जांपल ले लें, वो कंपनीज जो शुगर बना रही हैं वहाँ पे भी पानी गैस वगैरह यूज़ हो रहा है। तो ये क्योंकि वहाँ पे भी बिजली मशीनों को चलाने के लिए, यानी कि जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, तो जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंस होंगे अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न आ जाएगी तो वहाँ पे ये बिजली गैस वगैरह भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे, चूँकि वो आपकी प्रोडक्ट को बनाने पे लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं, तो हमारे ट्रेडिंग बिज़नेस की हम बात करेंगे और परचेज़ के पॉइंट से लेके गोडाउन तक लाने तक लोडिंग वगैरह तमाम एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, और आपके जो सेल्स के एक्सपेंस हैं, मैं ये 4 बड़ी कैटेगरीज बनती हैं, सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और इनकम स्टेटमेंट में इन दोनों की जगह अलग अलग है। इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को CGS का पार्ट बनाते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीज़ें बेची गई उनकी कॉस्ट का ये पार्ट होता है, गुड्स की प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, और जो हमारे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इनकम स्टेटमेंट में हम इसे इनडायरेक्टली लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिकली आपका CGS का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला अब हम CGS की एक कंप्लीट एग्जांपल लेते हैं और आगे इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।